गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ लिए हैं, लिमिट उससे पहले पढ़े थे। तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये तीनों चैप्टर्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब लिमिट का काम है कंटिन्यूटी में, फिर लिमिट का ही काम है डिफरेंशियबिलिटी में। तो ये तीनों चैप्टर में कनेक्शन है, ठीक है। इसीलिए ये तीनों चैप्टर एक साथ हम लोग को पढ़ना चाहिए और हम पढ़े भी। तो आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी जैसा आप देख रहे हैं स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो डिफरेंशियबिलिटी समझने के लिए उन बच्चों को ये बोलना चाहेंगे जो लिमिट नहीं पढ़े हैं, तो आप प्लीज जाकर पहले लिमिट पढ़ लो, क्योंकि लिमिट के बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी भी एक तरह का क्या है ना, इसमें लिमिट का ही सारा काम है। जिस तरह से आप कंटिन्यूटी में देखे थे कि लिमिट का ही पूरा खेल है, उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी में भी लिमिट का पूरा कमाल है। तो आपको पहले लिमिट देख लेना चाहिए, ओके। सारा लिमिट का लेक्चर पूरे डिटेल में डाला गया है, तो फिर डिफरेंशियबिलिटी आपको समझ में आएगा। देखिए, अब डिफरेंशियबिलिटी जो है वो 11th में भी पढ़ना था आपको, 12th में भी पढ़ना है। तो 11th में जो पढ़ना था डिफरेंशियबिलिटी, तो वहां पे क्या था ना कि जितना भी फंक्शन हम लोग पढ़े थे, जितने भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए थे, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग वहां पढ़े थे, है ना, वहां पे 11th में क्या था कि सारा फंक्शन जिसका भी पढ़ना था, सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल था। सारा फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते थे। वहां पे चेक नहीं किए थे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बस वो मान के कि डिफरेंशिएबल है, मतलब क्वेश्चन में दिया ही रहेगा जो भी फंक्शन वो डिफरेंशिएबल था और उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए थे, ठीक है। तो 11th का वो बात है। लेकिन वहीं से हम लोग वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। 11th का भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। क्योंकि आपको जो लिमिट से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, वहां पे बस मेथड पढ़ाए हैं आपको कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, जो डेरिवेबल है जो फंक्शन, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं। सारा मेथड्स, सारा प्रोसेस डेरिवेटिव फाइंड करने का वो ऑलरेडी क्लास 12 हम लोग सीख चुके हैं। बट अब ये सवाल है कि क्या सारा फंक्शन, जो भी फंक्शन बोलते हैं, क्या सारा फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं? क्या सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल है? ये है क्वेश्चन यहाँ पे। तो जवाब होगा नहीं, सारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है ना कि जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि जैसे बोलते हैं साइन एक्स, जैसे बोलते हैं आप साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, और आपको बोला जाता है कि डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है। आप किसी भी पॉइंट पे जो साइन एक्स के डोमेन में है, मान लीजिए कि इसके डोमेन में क्या है आप जानती हैं, इसका डोमेन जो साइन एक्स का होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइन एक्स का डोमेन होता है। इसके डोमेन से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि इसके डोमेन से मान लीजिए कि हम उठा लेते हैं पाई, तो पाई ले लीजिए। तो एट x इक्वल टू पाई पे भी आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पाई बाई 2 पे भी, हर एक पॉइंट पे, इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग बोल दिए कि इसका डेरिवेटिव क्या है ना, cos x है, और आपको जिस पॉइंट पे dy बाई dx का वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे पुट करिएगा तो मिल जाएगा। जैसे कि आपको चाहिए यदि dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई, तो आप जो है ना बिल्कुल ही इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट कर दीजिएगा तो इज कितना हो जाएगा, cos पाई, और cos पाई -1 होता है। तो इसका डेरिवेटिव जो है sin x का डेरिवेटिव x इक्वल टू पाई पे -1 निकला। तो जैसे कि ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और आप उसके लिए ये फॉर्मूला है कि sin x का डेरिवेटिव cos x। उसी तरह से यदि पूछा जाए आपको कि y इक्वल टू मॉड x, इसका भी डोमेन क्या है, इसका भी डोमेन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब x का वैल्यू इसमें भी हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी डाल सकते हैं, ठीक है। बट यदि आपको बोला जाए
बट यदि आपको बोला जाए कि ये जो फंक्शन है क्या वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्या ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो जवाब होगा कि नहीं, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है? तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कैसे पता चला कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है? तो यही तो आज का टॉपिक है कि हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल किस किस पॉइंट पे होगा, किस पे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 पे नहीं है डिफरेंशिएबल। उससे पहले जिस तरह से कंटिन्यूटी में आप देखे थे कि यदि हम लोग ग्राफ को बिना पेन उठाए यदि बना सकते हैं तो फंक्शन है कंटिन्यूअस, और यदि जिस पॉइंट पे पेन आपका उठ गया, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो है सो ग्राफ बनाने के दौरान यदि एक क्षण मात्र के लिए भी जिस पॉइंट पे आपको जो है ना पेन उठा के फिर रखना पड़ा आगे, तो उस पॉइंट पे जो होगा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद है कंटिन्यूटी में। तो उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है ना, यदि बोला जाए डिफरेंशिएबिलिटी में, तो उसी तरह से क्या है इसमें कि यदि आपको ग्राफ बनाने के दौरान जिस पॉइंट पे पेन रुक जाए, एक क्षण मात्र के लिए रुक जाए, कहां पे रुकेगा पेन ग्राफ बनाते समय? तो ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के रोक दिए हैं पेन को, तो नहीं, उसका बात नहीं हो रहा है कि ग्राफ बना रहे सो गए, ग्राफ रुक गया पेन, तो मतलब जो है सो बोल दीजिएगा कि वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है। आप ग्राफ बनाते समय यदि पेन आपको रुके का मतलब जिस पॉइंट पे कॉर्नर बनेगा, जिस पॉइंट पे कॉर्नर बनेगा वहां पे आपका पेन क्षण मात्र के लिए रुकेगा और फिर जो है सो आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप देखिए मॉड एक्स का यदि ग्राफ बनाना चाहे तो मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं? मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं ऐसे, देखो ऐसे करके आए माइनस इन्फिनिटी से, और यहाँ पे 0 पे क्या है ना कॉर्नर बन रहा है। 0 पे क्या है? कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 0 पे। मतलब जैसे ही यहाँ पे ग्राफ बनाइएगा तो यहाँ पे आएगा, रुकेगा पेन आपका क्षण मात्र के लिए, फिर ऐसे बढ़ेगा। स्मूथ कर्व यहाँ पे नहीं है, स्मूथ रहता। जैसे कि आपको बोला जाए यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाइए तो देखिए ऐसे आइएगा आप, और ऐसे बिना रुके हुए आप चले जाइएगा। यहाँ पे स्मूथ बन रहा है कर्व, तो यहाँ पे स्मूथ नहीं है, यहाँ पे क्या है? कॉर्नर बन रहा है। यहाँ पे क्या है ना, ये कॉर्नर। ठीक है, शार्प एज, तो शार्प एज जिस पॉइंट पे बनेगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि ऐसे ही हम लोग एक कच्चा यदि भाषा में बोला जाए तो इस तरह से बोल सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे नहीं है, y बराबर मॉड x। तो आपको याद होगा कि y इक्वल टू मॉड x को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं था। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको दो भाग में ब्रेक करेंगे, एक y x ग्रेटर इक्वल 0 पे, x लेस देन 0 पे, दो भाग में ब्रेक करते हैं। y बराबर x, y बराबर माइनस x ब्रेक होता है, फिर अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और 0 पे बोला जाता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ना, तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो ये चीज है, बात समझ गया? तो इस फंक्शन के बारे में कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हम लोग इसको ग्राफ से थोड़ा सा ऑब्जर्व किए। ओके, अब हम लोग जो है ना इसको मेनली अब जो है ना डिफरेंशिएबिलिटी को समझेंगे कि ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। यदि हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है या फिर कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री में इसका क्या है महत्व, तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो ओके, तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको। हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो चलिए देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ देखिए जरा सा, आप ग्राफ बनाए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इसके बाद में एक ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू fx का, रैंडम ऐसे ही कर्व को बना लिए, ऐसे एक रैंडम कर्व बना लिए, y इक्वल टू fx का है, तो y इक्वल टू fx। ओके, ये एक रैंडम कर्व है ऐसे ही। अब इसमें क्या है ना,
कि ये तो 0 आप देख रहे हैं। इसमें एक पॉइंट लीजिए, हम लोग चेक करना चाहते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू a पे, एट x इक्वल टू a पे, ठीक है, एट x इक्वल टू a, है ना। तो देखो इसका क्या मीनिंग है। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना वो a है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऐसे करके कर दिए, ये a है, तो ये जो पॉइंट होगा ग्राफ पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट का नाम कुछ मान लेते हैं कैपिटल A, ठीक है। तो इसका नाम है A इस पॉइंट का, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो कोऑर्डिनेट क्या होगा, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं। A का कोऑर्डिनेट होगा A कॉमा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो A है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फंक्शन में A रखेंगे, तो A रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा FA, y कोऑर्डिनेट हो गया इसका FA। तो A कॉमा FA हुआ उसका कोऑर्डिनेट A पॉइंट का। अब कुछ दूरी पे मतलब इसकी राइट साइड में एक पॉइंट लिए, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे हुआ A प्लस H, एक पॉइंट लिए A प्लस H एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो A में जुटा तो वो तो A प्लस H हुआ। अब A प्लस H पे आप देखिए जरा सा, A प्लस H यहां पे आया ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे यदि पूछा जाए आपसे, ये पॉइंट है, चलिए देखिए ग्राफ पे आया है ये पॉइंट, इसका नाम ले लीजिए कुछ भी, इसका नाम क्या देते हैं B दे देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है B। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आप देख ही रहे A प्लस H है, और इसका y कोऑर्डिनेट फंक्शन का वैल्यू A प्लस H पे उसमें पुट किया जाएगा फंक्शन में A प्लस H, तो वो वही आएगा FA प्लस H। ये पॉइंट हुआ B। अब क्या करना है ना कि एक और पॉइंट लेना है इसके बाएं, इससे पहले A माइनस H, A से पहले है। अब ग्राफ पे ले जाइए, ये जो पॉइंट आया आपका वो है पॉइंट C। अब C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो C का कोऑर्डिनेट होगा A माइनस H कॉमा फंक्शनल वैल्यू A माइनस H पे, ऐसे ये होगा पॉइंट C पे, ठीक है। और समझ गए, हाँ जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको मिला देते हैं। मिलाने से क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। क्या बनेगा, कॉर्ड या सीकेंट बोलिए। देखिए जरा सा, ऐसे मिला दिए तो ये बन गया AB एक कॉर्ड है। तो इसी तरह से आप A को C से मिला दो, ऐसा देखो AC भी एक कॉर्ड है, कॉर्ड या सीकेंट। तो अब क्या है ना कि यदि इस कॉर्ड का स्लोप निकाला जाए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉर्ड ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का नाम क्या है AB, इक्वल टू, बताइए स्लोप क्या होगा। तो स्लोप जो होता है ना वो किसी भी दो पॉइंट पे यदि मिलाने वाला लाइन हो, और उसका यदि आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप होता है, आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, देखिए स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहां से हम लोग दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं। तो बताइए इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट है FA प्लस H, ये y कोऑर्डिनेट है, माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो FA, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिए ऊपर में, अपॉन नीचे में लेंगे x कोऑर्डिनेट का, तो नीचे में x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है A प्लस H,
माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है a से a कैंसिल हो गया तो बचा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये हुआ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। इसी तरह से हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड ये इसका AC का इक्वल टू AC का, देखिए AC का निकालना है तो यहाँ पे C का जो है ना आप लीजिए x कोऑर्डिनेट, तो सॉरी y कोऑर्डिनेट, तो C का y कोऑर्डिनेट क्या है एफ ए माइनस एच माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है एफ ए अपॉन x कोऑर्डिनेट इसका लीजिए तो a माइनस एच माइनस में नीचे इसका x कोऑर्डिनेट तो a से कैंसिल हो गया तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। देखिए ये हो गया, बात समझ गए। स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ कॉर्ड AB दोनों का स्लोप हम लोग निकाल लिए। अब दोनों का स्लोप निकल गया है, अब एक बात आप सुनिए, स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा जब क्या, तो देखो ध्यान से, यदि हम लोग इस B पॉइंट को धीरे धीरे नजदीक लाएं यदि पॉइंट A के, तो क्या होगा। तो देखो B पॉइंट जब वहां से नजदीक आके यहाँ पे आ जाएगा जब, तो आप देखिए जरा सा कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, ऐसा। जब B पॉइंट जो है सो और नजदीक आ जाएगा यहाँ पे, तो उस समय क्या हो जाएगा, ऐसा। जब B पॉइंट और नजदीक आ जाएगा इसके, बहुत ही जब नजदीक आ जाएगा, तो जब B पॉइंट बहुत ही नजदीक आ जाए, मतलब जब B जो है अप्रोच करे A को, when B approaches A, जब B A को अप्रोच करे राइट साइड से अप्रोच कर रहा है ना, मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है सो खिसक के इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो जब ये पॉइंट यहां से खिसक के और इधर आ जाएगा, है ना, मतलब ये जो बीच का गैप था पहले H का, ये बीच का गैप कितना का था, यहाँ A है पॉइंट और यहाँ पे प्लस H है, तो बीच का गैप कितना का था, H का। तो जब ये H जो है ना, H टेंड्स टू 0, मतलब H बहुत ही छोटा होने लगेगा। जैसे जैसे ये B पॉइंट नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ये पॉइंट इधर आएगा, तो H का वैल्यू घटते जा रहा है, बीच का गैप कम होते जा रहा है। तो जब B एकदम से A को अप्रोच करेगा, when B approaches A, B tends to A, this implies H tends to 0, मतलब ये बीच का गैप जो है सो 0 को होते जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो H tends to 0। अब जब देखिए, जब बहुत ही नजदीक आ जाएगा ना B A के राइट साइड, बहुत ही नजदीक, तो ये जो आप देख रहे थे कॉर्ड, ये कॉर्ड बन जाएगा इस तरह का टेंजेंट, ये इस तरह का टेंजेंट बन जाएगा। देखिए कॉर्ड जो है ना बिकम्स टेंजेंट, तो यही टेंजेंट बन जा रहा है, ये टेंजेंट बन गया। देखिए पहले जो था कॉर्ड वो क्या हो गया, टेंजेंट, ये कॉर्ड था पहले, टेंजेंट बन गया पॉइंट किस पे, A पे। तो when B approaches A, H tends to 0, है ना, chord AB, this implies chord AB becomes tangent at A, tangent at A पॉइंट पे वो टेंजेंट बन जाएगा। तो इस समय में जब H को हम लोग 0 को लगा देंगे, जब H टेंस करेगा 0 को, तो ये जो स्लोप है कॉर्ड का वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना को लिख लीजिए, इसके बाद जो है सो हम लोग लिखेंगे, आप रोक के लिख लीजिएगा इतना। अब देखिए कॉर्ड AB बिकम्स टेंजेंट एट A, है ना, इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट at A इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A पॉइंट पे जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो क्या हो जाएगा, तो लिमिट
लिमिट आ गया, लिमिट क्यों, क्योंकि h अप्रोचेस 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 या b टेंड्स टू a भी बोल सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसी में लग जाएगा, इसी में क्या लग जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शनल वैल्यू a प्लस h का माइनस एफ ए अपॉन एच। जो पहले ये जो था स्लोप ऑफ कॉर्ड था, ए बी का जो कॉर्ड का स्लोप था ना, वही हो जाएगा अब टेंजेंट का स्लोप जब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये जो हुआ वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब जो है ना उसी तरह से सेम तरीका से जब इसको मिटा रहे हैं, देखिए सेम तरीका से when C approaches A, जब पॉइंट A को C अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, उस समय क्या होगा, तो उस समय में फिर से देखो ये C पॉइंट जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, जैसे जैसे C पॉइंट नजदीक आता जाएगा, ये बीच का जो गैप है H ये कम होते चले जाएगा, फिर से ये पॉइंट इधर खिसकते चल जाएगा, तो H फिर से टेंड्स टू 0, H का फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब जो है ना इस समय जैसे जैसे ये नजदीक आएगा तो यही जो कॉर्ड है वही फिर से टेंजेंट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा टेंजेंट, देख रहे हैं, तो ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो H टेंड्स टू 0, कॉर्ड CA becomes tangent at A, टेंजेंट बन गया, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लगा दीजिए आप AC, कॉर्ड AC का जो स्लोप था उसी में H टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, लिमिट H टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये हो जाएगा। देखो तो यहां जो आया और यहां जो आया दोनों क्या है, दोनों टेंजेंट का ही स्लोप है, दोनों तो टेंजेंट का ही स्लोप है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे ये भी कह रहा है कि हमें टेंजेंट का स्लोप, और ये भी बोल रहा है कि टेंजेंट का स्लोप है पॉइंट ए पे ही। तो ये दोनों जो टेंजेंट का स्लोप है तो दोनों एक होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। दोनों यदि अलग अलग होगा तो फिर टेंजेंट का स्लोप एट ए पॉइंट पे क्या होगा, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये यहाँ पे जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता था ना, उसी तरह से यहाँ पे ये जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी, नहीं, फाइनाइट, दोनों का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए और सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि किसी पॉइंट ए पे टेंजेंट का स्लोप जो होता है वही होता है ना एफ डैश ए, या फिर मतलब उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू, मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू। ठीक है, पॉइंट ए पे जो है ना डेरिवेटिव है कोई फंक्शन या नहीं, ये बात कैसे पता चल पाएगा, तो ये बात पता चल पाएगा यदि LHD और RHD दोनों यदि इक्वल हो और फाइनाइट हो। यदि इक्वल और फाइनाइट हुआ LHD RHD तो बोलेंगे कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट ए पे, और बोला जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस बात का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप यूनिक और फाइनाइट आ रहा है या नहीं। यदि किसी पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट का
है ना, किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट का स्लोप है ना यूनिक नहीं आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और यदि फाइनाइट और सेम आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। ओके, तो ये था, आप इसको रोक के लिख लेंगे। तो देखिए ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी था, ठीक है। तो यदि इफ अ फंक्शन y equal to fx is differentiable at x equal to a, then at x equal to a पे यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। या लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन का वैल्यू a माइनस h माइनस एफ ए बाई में माइनस h, ये बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन का वैल्यू a प्लस h पे माइनस एफ ए अपॉन h, ये चीज, ठीक है। ये चीज लिखे थे इससे पहले था, है ना। और ये सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, है ना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिना h के सहारे भी, बिना h के भी ऐसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a माइनस उस समय फंक्शन का वैल्यू fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ओके, ये चीज देखिए जरा सा, ये भी हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आप यदि a माइनस h को x मान लीजिए, a माइनस h को x मान के देखिए, ये आ जाएगा, ठीक है। a माइनस h को यदि आप x मानेंगे ना तो ये आ जाएगा, तो ये चीज है। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब a प्लस, अब फंक्शन का वैल्यू x पे माइनस एफ ए अपॉन x माइनस a, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंट a पे। अच्छा, अब इन दोनों को हम लोग, है ना, इन दोनों को एक साथ कैसे लिख सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते थे ना एक साथ, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग को चेक भी नहीं करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, डायरेक्टली हम लोग लिमिट निकालना था जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे निकाल देते थे, यदि ये पता होता था कि हाँ इस पॉइंट पे लिमिट, है ना, एग्जिस्ट करेगा तो उसी तरह से हम लोग इसमें लिमिट ही है, इसको एक साथ कैसे लिख सकते, एक साथ ऐसे लिख सकते, देखिए ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a प्लस, दोनों को हटा दिए, x टेंड्स टू a फंक्शन का वैल्यू x पे माइनस एफ ए अपॉन x माइनस a, ठीक है। ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दिए, है ना। इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट छुपा हुआ है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन दिस, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इफ, ऐसा इफ तो लिख ही दिए हैं, इफ ए फंक्शन, चलो, a function y equal to fx is differentiable at x equal to a if this exists, है ना, this exists finitely, ठीक है, finitely मतलब यदि इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा, ठीक है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पे। वही बात यहाँ भी है कि दोनों लिमिट यदि इक्वल है और फाइनाइट है, एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा मतलब, और दोनों का वैल्यू इक्वल होगा,
तो फिर आपको बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या एक साथ बोलना है एक ही में, तो ऐसे बोलिए कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट फाइनाइटली। मतलब कि ये यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा वैल्यू, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे, ये ऐसा बोला जा सकता है। ओके, तो ये था मतलब कि टोटल आपको डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो लिमिट ही है। आपको यदि लिमिट सॉल्व करने आता है तो बस ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएबिलिटी का, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है या नहीं, इस बात को हम लोग ऐसे चेक करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग नोटेशन कैसे लिखेंगे, तो नोटेशन जो है ना इसका ऐसे करके लिख सकते हैं, f डैश a का मतलब हुआ है ना, f डैश a का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन fx एट x इक्वल टू a, ये लिखा होगा f डैश a। ठीक है, f डैश a का क्या मतलब बताए कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन fx एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू। ठीक है, f डैश a लिखा हुआ। ओके, तो ये किसी पॉइंट a पे हुआ कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल है, तो कैसे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल होगा। और तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि किसी पॉइंट x, किसी पॉइंट जनरल पॉइंट पे मान लीजिए कि कोई फंक्शन यदि है, कोई फंक्शन यदि है, ग्राफ जैसे कि उसका ये बनाए थे, तो कोई फंक्शन है, तो ये पॉइंट a पे मान लीजिए डिफरेंशिएबल है, b पे भी डिफरेंशिएबल है, c पे भी डिफरेंशिएबल है। तो किसी पॉइंट x पे कोई फंक्शन जनरल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे f डैश x इक्वल टू ऐसे लिखना है, लिमिट है ना, ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0, f a ऐसे x प्लस h माइनस fx अपॉन, यहां से लिख दीजिए आप h। ऐसा देखो जरा सा, f डैश x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f डैश x मतलब किसी फंक्शन को यदि आपको डिफरेंशिएट करना हो ना, कि जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे हुआ, तो sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे हुआ है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसी वाले फॉर्मूला से डिफरेंशिएट करेंगे, यही फॉर्मूला है उसका। जैसे कि a पे यदि हम लोग को निकालना है, तो इसी में a पुट कर देंगे तो आ जाएगा, a इसी में पुट कर देंगे f डैश a, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h, तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो यदि फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है किसी, मतलब हर पॉइंट पर यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग जो है ना f डैश x का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वही लिखे हैं, इफ a function y equal to fx is differentiable at all points in its domain, अपने डोमेन में यदि हर एक पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन f डैश x इक्वल टू, ये मतलब देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ना इज डिनोटेड बाय f डैश x एंड गिवन बाय f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h। ठीक है, और ये हो गया जनरल, और एट x इक्वल टू a पे निकालना है, तो इसी में आप a दे दीजिएगा, तो f डैश a निकल जाएगा। ठीक है, f डैश a कैसे निकल जाएगा, एट x इक्वल टू a, f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। यहाँ पर हम चेक नहीं कर रहे हैं कि लिमिट ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ऐसा मान लिए हैं कि इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स देन एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे हुआ, आपको इसी फॉर्मूला से सारा बताएंगे निकालना, ठीक है। और किसी पॉइंट ए पे निकालना है ऐसे, और यदि चेक करना है कि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालना होगा। फिर यदि वो इक्वल है, फाइनाइट है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ऐसा तो इस फॉर्मूला से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से, इस मेथड से टू फाइंड, ऐसा लिख लो, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, to find derivative of a function by above this one, this by above formula है ना, is called differentiation by first प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन मतलब बेसिक से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से या इसी मेथड से, जिस ये वाला मेथड से हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन किसी करते हैं ना फंक्शन का, तो बोलते एबी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इससे आपको जो है ना बताएंगे कि किस तरह से निकलता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब sin x का cos x कैसे हो जाता है, या फिर आप x टू द पावर n का या log x का। तो कुछ हम एग्जांपल करके दिखाएंगे, वो 11th क्लास का है, ठीक है। वो चीज करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, ओके। तो आप जो है सो आज इतना कर लीजिए सारा चीज, अगले क्लास में आपको हम दिखाएंगे कल कि किस तरह से फंक्शन जो है ना निकलता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ओके। इतना को आप अच्छे से पढ़िए।